आज हम लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हल कर रहे हैं जो आगामी एग्जाम्स में श्योरली पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में प्रसाद का सिद्धांत अनुच्छेद 310 में वर्णित है। प्रसाद का सिद्धांत का अर्थ होता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी राज्य या संघीय सेवा में राज्यपाल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रह सकता है, अन्यथा वो सेवा से हटाया जाएगा। शून्य आधारित बजट, ये दूसरा प्रश्न है जिसको शॉर्ट में ZBB कहते हैं। इसके जनक पीटर ए पायर थे। ये सबसे पहले टेक्सास कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी में जीरो बेस बजटिंग की अवधारणा का जन्म हुआ और सबसे पहले अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के गवर्नर जिमी कार्टर, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे, उन्होंने अपने जॉर्जिया राज्य में इसको लागू किया। भारत में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, तो वीपी सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में कुछ मंत्रालयों में शून्य आधारित बजट लागू किया 1986-87 के बजट से। तीसरा प्रश्न है मित्रों, उपलब्धि बजट, जिसको परफॉर्मेंस बजट कहा जाता है, यानी पिछले जो बजट आवंटन थे उनमें क्या उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों को देखते हुए विभागों को नया बजट आवंटित किया जाता है। इसको उपलब्धि बजट कहते हैं। और जीरो बेस बजटिंग में पिछली बार क्या मिला उसको शून्य मानते हुए वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए नया बजट आवंटित किया जाता है। शून्य आधारित बजट और उपलब्धि बजट में यह मूल अंतर है कि शून्य आधारित बजट में परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाता, केवल राशि को शून्य मानते हुए, पिछली राशि को शून्य मानते हुए नया बजट आवंटित किया जाता है। और एक जो भारत में प्रचलित है और ज्यादातर देशों में प्रचलित है वो है लाइन आइटम बजट, यानी पिछले साल के आवंटन को देखते हुए नया आवंटन किया जाता है कि मान लीजिए किसी विभाग को पिछले वर्ष 100 रुपये दिए गए तो इसको 5% बढ़ा करके 105 दे दिए जाते हैं, किसी अन्य विभाग को 6% बढ़ा करके दे दिए जाते हैं। तो ये है तो लाइन आइटम बजट। ये धीरे धीरे सभी देश इस लाइन आइटम बजट से दूर हटते जा रहे हैं। उपलब्धि बजट अमेरिका में लागू किया गया और भारत में सबसे पहले इसको लागू करने का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था और भारत ने भी 1969 में यानी 1969 में कुछ मंत्रालयों में इसको लागू करने का प्रयास किया था उपलब्धि बजट को। एक यह समिति है इंग्लैंड की, इंग्लैंड को हम शॉर्ट में यूके लिखते हैं, डॉर्नमोर समिति। डॉर्नमोर समिति यूके में प्रदत्त विधायन से संबंधित थी, यानी कानून बनाने का काम संसद करती है। जब संसद के पास ज्यादा कार्य होते हैं और वो कानून बनाने को पर्याप्त समय नहीं दे पाती तो वो कानून बनाने का काम किसी अन्य एजेंसी को सौंप देती है। इसको कहते हैं प्रदत्त विधायन यानी डेलीगेट लेजिस्लेशन। पांचवा प्रश्न है प्रीफेक्ट क्या है। तो प्रीफेक्ट मित्रों फ्रांस में जिलाधीश यानी जिला कलेक्टर के जो समकक्ष अधिकारी है उसको प्रीफेक्ट कहते हैं। फिर छठा क्वेश्चन है भारत में ज्यादातर वर्दी बजट अपनाया जाता है, यानी पिछले साल में कुछ जोड़ करके नया बजट दिया जाता है, इसको लाइन आइटम बजट भी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है विकास प्रशासन के 4P, इसके ये किसने दिए थे, 4P देने वाले थे डोनाल्ड C. स्टोन। और एक संगठन के 4P वो अलग हैं, वो लूथर गुलिक के हैं, लेकिन ये विकास प्रशासन के 4P है यानी 4P। इसमें पहला प्लान है, लास्ट इसमें प्रोजेक्ट होता है यानी परियोजना होती है। और गोश प्लान किसको कहते हैं। तो मित्रों जैसे भारत में योजना आयोग है उसी प्रकार रूस में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, उस संस्था का नाम था गोश प्लान। ये कोई योजना नहीं है बल्कि योजना बनाने वाली संस्था है। भारत ने, हमें पता है कि पंचवर्षीय योजनाएं रूस से ग्रहण की हैं और रूस ही वो देश है साथियों जो विश्व में कभी मंदी की चपेट में नहीं आया, क्षेत्रफल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। अनुमान समिति ये केवल लोकसभा की समिति होती है, ये व्यय को नियंत्रण का प्रयास करती है,
मितव्ययता लाने का प्रयास करती है। सरकारी महकमों में, विभागों में कम से कम खर्च हो। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये संपूर्ण लोकसभा से ही लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। यानी अनुमान समिति को हम संसद की समिति नहीं कहेंगे, केवल लोकसभा की समिति कहेंगे। 10वां क्वेश्चन है कलेक्ट्स। ये मित्रों, हम जो विकास प्रशासन पढ़ते हैं, फ्रेडरिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, विकासशील देशों का अध्ययन कर रहे हैं। तो विकासशील देशों में जैसे भारत है, तो यहाँ अमीर लोग भी बहुत हैं, गरीब भी बहुत हैं, मध्यम वर्ग भी बहुत है, और कानून की दृष्टि से संपन्न लोग भी हैं और अधिकार विहीन लोग भी इस देश में रहते हैं। तो भारत है, थाईलैंड है, चीन है, इस प्रकार के उदाहरण फ्रेडरिक्स ने दिए थे। उसने कहा था कलेक्ट्स यानी श्रेष्ठ प्रिज्म या समूह। प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है जो औद्योगिक यानी विकसित और पिछड़े दोनों समाजों के बीच का जो समाज है, उसको उसने प्रिज्मेटिक सोसाइटी यानी हिंदी में संपार्श्वीय समूह नाम दिया था। और जो संपार्श्वीय समूह के जो नेता होते हैं उनको उसने कलेक्ट्स नाम दिया था। ये कलेक्ट्स हमारे नेताओं की तरह देख सकते हैं हम कि ये सत्ता का दुरुपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग अपने स्वयं के हितों के लिए करते हैं, समाज के हित के लिए नहीं। तो कलेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं कि एक तरीके से हमारे जो लीडर्स हैं उनकी तुलना कलेक्ट से कर सकते हैं। फिर आता है मित्रों प्रशासनिक कानून। हमारे देश में कानून का प्रशासन है। प्रशासनिक कानून शब्द भारत में नहीं काम में लिया जाता है, ये सिर्फ वर्ल्ड में एक ही देश में है, वो देश है फ्रांस। प्रशासनिक कानून फ्रांस में प्रचलित है। वहां इन्हें फ्रांसीसी भाषा में इनके लिए जो प्रचलित शब्द है वो है ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या नाम है? ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है कि ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है। और फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालय अलग होते हैं। जैसे थोड़ा सा हम भारत में भी हमने इसको अपनाया, जैसे केंद्रीय जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, राजस्थान प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी रैट और कैट जो संस्थाएं हमने 1985 से शुरू की हैं, तो वो प्रशासकीय न्यायालयों का एक रूप है। लेकिन ये विस्तृत तौर से, समृद्ध तौर से प्रशासकीय कानून और प्रशासकीय न्यायालय फ्रांस में प्रचलित हैं। अब आगामी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वो है बहुल कार्यपालिका। मित्रों, बहुल का अर्थ होता है ज्यादा, यानी ऐसा देश जिसमें एक से ज्यादा राष्ट्रपति हों, वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 7 राष्ट्रपति होते हैं, उनको 7 को एक जैसा पावर होता है। फिर आगामी क्वेश्चन है पेरिया है किसको कहते हैं? तो मित्रों ये भी रिक्स द्वारा वर्णित एक शब्द है, फ्रेडरिक्स के द्वारा। औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के लिए यह शब्द काम में लिया जाता है। न्यू डेस्पोटिज्म यानी हिंदी में इसका नाम है नवीन निरंकुशता। ये लॉर्ड हेवर्ट की पुस्तक है और इसमें लॉर्ड हेवर्ट ने नौकरशाही की तुलना स्वेच्छाचारी से की थी। 15वां क्वेश्चन है 1813 के एक्ट से भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। मित्रों 1813 से पहले भारत में न तो कोई अंग्रेज व्यापार कर सकता था और न कोई भारतीय व्यापार कर सकते थे। जो भी संगठित क्षेत्र थे उनमें व्यापारिक एकाधिकार कंपनी को मिला हुआ था। कोई कंपनी से लाइसेंस या अनुमति लेकर के ही व्यापार कर सकता था, यानी उसके प्रतिनिधि के तौर पर व्यापार कर सकता था, स्वयं स्वतंत्र रूप से कोई व्यापार नहीं कर सकता था। तो 1813 के एक्ट से कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए। केवल चाय और चीनी का अर्थ यहाँ शुगर नहीं है, चीनी का अर्थ है चाइना के साथ जो व्यापार है उसको, और चाय के व्यापार के अधिकारों को कंपनी के पास रखा गया, बाकी अधिकार छीन लिए गए। फिर 17वां क्वेश्चन है शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान बजट में 1813 के एक्ट से किया गया। संभागीय आयुक्त के पद का सृजन 1829 में बेंटिंग ने किया था। 19वां क्वेश्चन है कलेक्टर पद का सृजन 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया। ये दोनों पद अंग्रेजों की देन है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य की पुस्तक है और राजनीति की और लोक प्रशासन की पुस्तक है। किस प्रकार शासन चलाया जाए ये सिद्धांत इसमें वर्णित है, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र होने का पीछे मुख्य कारण यह है कि चाणक्य ने यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति की जीविका चलाने का साधन अर्थ होता है, यानी धन होता है। इसलिए मैं मेरी पुस्तक का नाम राजनीति की पुस्तक होते हुए भी इसका नाम अर्थशास्त्र रखा हूं।
तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया है, यानी राज्य के 7 अंग माने, जिसमें स्वामी या राजा। तो राजा के भी उसने अलग अलग गुण माने कि वो आदर्श पुरुष हो, उच्च शिक्षित हो, उच्च कुल में पैदा हुआ हो, धर्मात्मा हो और प्रजावत्सल हो, दूरदर्शी हो। फिर दूसरा है कि अमात्य यानी मंत्री, तो सेम गुण मंत्रियों के होने चाहिए, मंत्रियों में राजा वाले गुण होने चाहिए। तीसरा शब्द है जनपद, यानी इसको क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसकी एक स्पष्ट भौगोलिक सीमा होनी चाहिए और सीमा पर दुर्ग होने चाहिए, मध्य में भी सुदृढ़ दुर्ग होने चाहिए और राज्य की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, यानी भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो उसमें लोग भूख से मर जाएंगे। तो ये कई चीजें उसने राज्य के लिए आवश्यक मानी थी। हम सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी ये चीजें सोच सकते हैं। चौथा उसने माना था दुर्ग यानी फोर्ट, किला राज्य के लिए आवश्यक माना था। और किलों की उसने 4 श्रेणियां दी थी, जैसे धानवन श्रेणी, औदक दुर्ग, वन दुर्ग, इस प्रकार के दुर्ग बताए थे। फिर आता है 5वां क्वेश्चन है, 5वां बिंदु है इसका सप्तांग सिद्धांत का, कोष। कोष का अर्थ है धन और खजाना, यानी राज्य को संचालित करने के लिए धन की अति आवश्यकता है। नागरिक भी धन कमाएं, टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जमा कराएं और सरकार उसका उपयोग अपने उसी प्रकार मितव्ययता से करे जैसे वो अपने निजी धन का व्यय करती है, यानी धन का दुरुपयोग नहीं हो। कोष या ट्रेजरी। छठा क्वेश्चन है कि दंड या सेना। ज्यादातर सेना लिखा होता है लेकिन दंड भी हो सकता है। तो सेना राज्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। सेना में उत्साही और दूरदर्शी सैनिक होने चाहिए, उनका मनोबल उच्च होना चाहिए। और 7वां इसने सप्तांग सिद्धांत का माना था, यानी अंतिम। पहला तो इसने माना है राजा और अंतिम, देखिए ये भी क्रम पूछा जा सकता है कि पहला सिद्धांत तो इसने माना है राजा और अंतिम इसने माना है सप्तांग सिद्धांत में मित्र। मित्र ये राजा के सहयोगी होते हैं, युद्ध और शांति दोनों में ये उपयोगी होते हैं और राज्य को सहायता देते हैं। फिर आता है मित्रों 21वां क्वेश्चन, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या माना है। तो यह मत्स्य न्याय, यानी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसको मत्स्य न्याय कहते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का आधार कौटिल्य ने बिल्कुल मत्स्य न्याय को माना था। एक सुदृढ़ राजा एक कमजोर राजा से उसका राज्य छीन लेता है और अपने राज्य में मिला लेता है। और कौटिल्य की उत्पत्ति या चंद्रगुप्त मौर्य की जो क्रियाकलाप हैं वो भी इसी प्रकार के थे। तो ये कौटिल्य मत्स्य न्याय का समर्थक है। और अनुबंधवाद यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट यानी 2 व्यक्तियों के मध्य एक समझौते का परिणाम इसने माना है राज्य को। यही होब्स जो पॉलिटिकल थिंकर थे होब्स, वो मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति का आधार मत्स्य न्याय और अनुबंधवाद है। यानी इन दोनों मामलों में, राज्य की उत्पत्ति के मामले में कौटिल्य होब्स एक जैसे विचार रखते हैं। और कौटिल्य को वैसे भारत का मैकियावली कहा जाता है। मैकियावली जो वर्ल्ड के फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे उनकी तुलना भारत में कौटिल्य से की जाती है। धन्यवाद। ये 21 क्वेश्चन हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में भी और पब्लिक एड दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगामी वीडियो में हम और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करेंगे।